हिंदुस्तान के अंदर बड़े शहरों में अक्सर आपने देखा होगा कि जिस्म फरोशी के धंधे खुलेआम चलते हैं। वहां पर जिस्म फरोशी के लिए जो लड़की लाई जाती हैं वो कहां से आती हैं, आज मैं आपको ये बड़ी ही हैरतनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं। उन लड़कियों की क्या मजबूरी होती है जो उस जिस्म फरोशी के दलदल में वो पहुंच जाती हैं। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो शादी से पहले ही कुछ लड़कों से दोस्ती कर बैठती हैं और फिर वो लड़के उनको शादी का झांसा देकर उनके घर से भगा ले जाते हैं और वो लड़की भी बिना कुछ सोचे समझे अपने घर से भागकर उसके साथ चली जाती है। फिर उसके बाद वो लड़का उसको जिस्म फरोशी के अड्डे पर बेच देता है और फिर जिंदगी भर वो उस दलदल से निकल नहीं पाती। कुछ ऐसी मजबूर लड़कियां होती हैं जो अपने घर परिवार से बहुत ही गरीब होती है, तो कुछ दलाल उनको नौकरी का झांसा देकर के अच्छी नौकरी दिलाने के लिए बड़े शहरों में ले जाते हैं और फिर उनको कोठे पर बेच देते हैं। कुछ मजबूर लड़कियां ऐसी होती हैं कि अपनी मर्जी से अपने घर की गरीबी की खातिर वो इस धंधे में आ जाती हैं। लेकिन राजस्थान की रहने वाली पिंकी ऐसी नहीं थी। भले ही वो गरीब थी, वो दलित जाति से थी, वो कंजर जाति की लड़की थी, लेकिन है बहुत खूबसूरत थी। लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि वो जिस्म फरोशी के इस गोरख धंधे में आ जाए। लेकिन इस समाज ने उसे इस दलदल में ना चाहते हुए धकेल दिया था और फिर बिकते बिकते वो नागपुर पहुंच गई थी। दोस्तों, उसके मामा ने उसे 9 लाख में बेचा और फिर उसके मौसा ने उसे 15 लाख में बेचा और लोगों ने उसकी खूबसूरती से, उसके जिस्म से करोड़ों रुपए कमाए। ऐसी ही लड़की की जो मजबूर थी, जो ना चाहते हुए भी इस गोरख धंधे में पहुंच चुकी थी। पिंकी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बड़ी ही दर्दनाक और हैरतनाक कहानी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं खुर्शीद अहमद भाई जी आज दास्तानी जिंदगी में आपको राजस्थान के जिला बूंदी की रहने वाली पिंकी की ये नॉन स्टॉप कहानी सुनाने जा रहा हूं। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है। और जिन दोस्तों ने 2 दिन से अब तक मुझे कमेंट किए हैं, बस कुछ ही देर में उनका नाम लूंगा। तो नॉन स्टॉप कहानी शुरू करता हूं। ये कहानी है राजस्थान के जिला बूंदी की और वहां पर एक गांव है शंकरपुरा। शंकरपुरा में जन्म लिया कंजर समाज में पिंकी नाम की एक लड़की ने। जैसे ही वो 15 साल की उम्र तक पहुंचती है, उसके माँ बाप का देहांत हो जाता है। उसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। पिंकी क्योंकि देखने भालने की बहुत ही अच्छी खूबसूरत थी, अक्सर लोग कहा करते थे कि कंजर जाति की लड़की पिंकी बहुत ही खूबसूरत है, भला की खूबसूरत है। लेकिन जैसे ही 15 साल की उम्र हुई, उसके माँ और बाप दोनों का साया उसके सर से उठ चुका था। इत्तेफाक की बात यह थी कि उसके बाप ने 2 शादियां की हुई थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ ने उसको सहारा दिया। सौतेली माँ के पास भी कमाई का कोई जरिया नहीं था। जब उसका पति गुजर चुका तो फिर उसने अपने भाई का सहारा लिया। उसके भाई का नाम राजू था और वो भी शंकरपुरा में ही रहता था। राजू कुआरा था क्योंकि उसने अभी तक शादी नहीं की थी, इसलिए पिंकी और पिंकी की सौतेली माँ और राजू 3 जने हो चुके थे। लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं था। घर में कभी कभी फाके हो जाते थे। कमाई के स्रोत बिल्कुल नहीं थे। इसी तरह से जैसे तैसे करके जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद उनके घर में खुशहाली आनी शुरू हो गई। जिस घर में एक एक पैसे के लिए मोहताजी थी, आज उस घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। पिंकी क्योंकि समझदार हो चुकी थी, उसको यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उसके गांव के कुछ रसूखदार और कुछ मालदार लोग उसके घर आने लगे थे और उसके घर आने के बाद उसकी सौतेली की माँ के साथ एक कमरे में बंद हो जाते थे और फिर 2-4 घंटे के बाद जब निकलते तो उसकी माँ के हाथों में ढेरों पैसे होते। पिंकी ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसको ये अच्छा नहीं लगता था। उसका मामा जो था रिश्ते का और उसकी माँ अपना घर चलाने के लिए ये सब काम कर रहे थे और उसका मामा उसकी माँ के लिए ग्राहक ढूंढ कर लाता था।
पिंकी ये सोचती थी कि वो कैसी जगह आ गई है। मेरी मां को जरा भी शर्म नहीं आती कि वो अपना जिस्म बेचकर इस काम को कर रही है और पैसे ला रही है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, वो कहीं जा भी नहीं सकती थी। कभी कभी उसके मन में ख्याल आता कि वो इस घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन फिर वो ये सोचती कि अगर वो घर को छोड़कर चली गई तो बाहर की दुनिया पता नहीं यहां से भी बदतर होगी, इसलिए क्या करेगी बाहर जाकर। सब कुछ देखती रही, सहती रही, लेकिन एक बात ये बहुत अच्छी थी कि उसकी सौतेली मां और उसके मामा ने अभी तक उसको इस काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था। कभी कभी तो ऐसा होता कि उसकी सौतेली मां कुछ दिन के लिए कुछ आदमियों के साथ गाड़ी में बैठकर बाहर चली जाती, और जब वो बाहर से लौटकर आती तो उसके हाथों में नोटों की गड्डियां होती थी। पिंकी ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। एक दिन उसकी सौतेली मां और उसका मामा कहता है कि तुम्हें अब ग्वालियर जाना है मौसा के पास। पिंकी सोचती है कि चलो अच्छा है, यहां से इस नर्क से निकलकर मैं किसी अच्छी जगह चली जाऊंगी। और फिर वो कहता है कि वहां जाकर कोई भी काम धंधा कर लेना, अब हम तुम्हें यहां अपने पास नहीं रख सकते। पिंकी समझ नहीं पाई कि ये लोग उसको अपने से दूर क्यों कर रहे हैं। जब वो अपने मौसा के पास ग्वालियर पहुंचती है तो फिर 4 दिन के बाद सच्चाई उसके सामने आ जाती है। उसका मौसा अपनी बेटी समान उस लड़की से कहता है कि अब तुम्हें यहां आए हुए 4 दिन हो गए हो और काम पे लग जाओ। पिंकी कहती है कि मुझे क्या काम करना है, तो वो कहता है कि तुम्हें जिस्म फरोशी का काम करना है, यहां आने वाले लोगों को तुम्हें खुश करना है। जैसे ही ये बात पिंकी ने सुनी, उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अपने मौसा के सामने वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मौसा ये काम मैं कभी नहीं करूंगी, मैं मरने मर जाऊंगी लेकिन ये काम मैं कभी नहीं करूंगी। मुझे तुम मेरे मामा के यहां ही भेज दो। अगर तुम्हें मैं बोझ लग रही हूं तो मुझे मेरे मामा के पास भेज दो। तो फिर वो उसको कहता है कि तेरा मामा और तेरी सौतेली माँ ही मुझे 9 लाख रुपए में तुझे बेच करके गए हैं। अब मुझे अपने वो 9 लाख रुपए तुझसे वसूल करने हैं। जैसे ही पिंकी ये बात सुनती है, उसकी सारी समझ में आ जाता है कि उन लोगों ने उसे उनसे दूर क्यों किया है और वो इतने प्यार के साथ, इतनी नरमी के साथ क्यों उससे बर्ताव करते थे, और उसको भनक भी नहीं लगने दी थी। और 9 लाख रुपए में पिंकी वो ग्वालियर में पिंकी को बेचकर चले गए थे। उसके बाद में उसने मिन्नतें की, समाजतें की, इस धंधे में आने के लिए, जिस्म फरोशी करने के लिए उसने जितना भी हो सकता था अपने मौसा को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार वही हुआ जिसका पिंकी को डर था। एक दिन एक ग्राहक के साथ 1 लाख रुपए में वो पिंकी का सौदा कर देता है एक रात के लिए। उसको उसने बताया था कि अभी पिंकी अनछुई कुंवारी लड़की है और आज उसकी किसी भी ग्राहक के साथ ये पहली रात है, इसलिए उसका सौदा 1 लाख रुपए में हो गया था। पिंकी जब उसके पास जाती है तो रात भर वो आदमी उसको नोचता खसोटता रहता है और पूरी रात में वो उससे अपने 1 लाख रुपए जो उसने उसको खरीदा था वसूल करता है। सुबह को जब पिंकी बाहर निकलती है उस कमरे से तो आज उसकी हालत खराब थी। बहरहाल उसके बाद तो रोज का ही ये धंधा हो गया था कि उसका मौसा नए नए ग्राहक उसके लिए लाता और हर रोज उसे नए मर्द के साथ सोना पड़ता था। लेकिन पिंकी के दिल में एक कसक ये थी कि मैं इस काम को ना करके इज्जत के साथ अपना घर बसाऊं। मुझे कोई चाहने वाला हो, मैं किसी की चाहूं और कोई मुझे ब्याह करके ले जाए और मैं किसी की पत्नी बनूं, उसके लिए खाना बनाऊं, जब वो काम पर जाए तो उसके लिए टिफिन बना के दूं, उसके कपड़ों पर प्रेस करूं। अक्सर ये सपने वो देखा करती थी, लेकिन उसके लिए ये सपना ही रह गया था, ये साकार होने वाला नहीं था। लगभग पिंकी को इस काम को करते हुए 4 से 6 महीने हो गए थे और इस 4-6 महीनों में सैकड़ों लोग उसके पास आए और चले गए। पिंकी अब एक तजुर्बेकार औरत बन गई थी। जो लड़की अभी 16-17 साल की थी, बिना पढ़ी लिखी थी, लेकिन अब उसको समाज का, जमाने का इतना तजुर्बा हो गया था कि इस पेट की भूख के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं।
कभी कभी उसका मन भागने को करता। जब वो पूरे गांव का जायजा लेती तो उसको पता लगा कि इस गांव के अक्सर घरों में यही जिस्म फरोशी का धंधा होता है। क्योंकि पिंकी महंगी बिकती थी, इसकी वजह यह भी थी कि कंजर समाज की सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली लड़की थी। उसके लोग पैसे भी अच्छे देते थे। खूब जी भर के उसके मौसा ने उससे पैसे कमाए। लगभग 8 महीने के बाद एक दिन उसको नागपुर के लिए बेच दिया जाता है। नागपुर की वैश्या बाजार की कोठा चलाने वाली 2 औरतें बंटी और परवीन के हाथों जब वो बिकी तो उसे रास्ते में पता चला कि 15 लाख रुपए लेकर के उसके मौसा ने नागपुर परवीन के हाथों उसे बेच दिया है। अब वो रास्ते भर यही सोचती जा रही थी कि क्या मेरी किस्मत में अक्सर एक जगह से दूसरी जगह बिकना ही लिखा है, क्या मेरा कोई अपना घर नहीं होता। बहरहाल वो सफर तय करने के बाद वो नागपुर पहुंच जाती है। नागपुर की गंगा जमुना गली इस काम के लिए मशहूर है, देह व्यापार के लिए मशहूर है। जब वो परवीन के कोठे पर पहुंचती है तो वहां का माहौल देख करके दंग रह जाती है। क्योंकि अभी तक जो 2 जगह से वो निकल कर आए थे वो उस तरह का माहौल नहीं था। वो एक उसका पर्सनली घरों में रहती थी, लेकिन अब वो कोठे पर आ चुकी थी, देह व्यापार मंडी में आ चुकी थी। वहां जब उसने लोगों को देखा तो बड़े हट्टे कट्टे नौजवान जो हर वक्त उसको घूरते रहते थे। वो नौजवान उसके पहरे के लिए होते थे कि कहीं लड़की चकमा देकर के ना भाग जाए। उसके बाद में हर रोज अब उस कोठे पर कम से कम एक दिन में 20 लोगों को निपटाना पड़ता था। न उसको खाने की सुध थी, न पीने की सुध थी, न सोने की सुध थी। जैसे ही थोड़ी बहुत उसे फुर्सत मिलती तो वो अपनी नींद पूरी कर लिया करती। परवीन ने कहा था कि मैं तुझे 15 लाख में खरीद करके लाई हूं और अब मैं तेरी गोरी चमड़ी से ये पैसा वसूल करूंगी। मैंने खूब अच्छी तरह ठोक बजाकर तेरे मौसा को इन्हीं हाथों से 15 लाख रुपए गिन करके दिए हैं। भागने का तो वो वहां से ख्याल ही नहीं कर सकती थी। अक्सर अगर कोई लड़की ऐसे कोठों से भागने की कोशिश करती है तो फिर वो लोग उसका ऐसा हश्र करते हैं जो दूसरी लड़कियों के लिए भी मिसाल बन जाता है। कभी कभी अगर किसी ने इस तरह की हिम्मत की तो उसको ऐसी यातनाएं दी गई जिसके किस्से पिंकी को वहां रहने वाली और जो कॉल गर्ल थी और जो लड़कियां थी वो बताया करती थी कि अब तुम यहां पर आ गई हो, इसको अपना नसीब ही समझो और यहां से भागने की कभी भी कोशिश मत करना। क्योंकि कभी कभी पिंकी अपनी बातों से यह जाहिर कर देती थी कि वो इस काम को अपनी खुशी से नहीं करती है, वो मजबूरी में कर रही है, लेकिन अभी उसको कहीं बाहर जाने का या भागने का मौका ही नहीं मिला है। एक दिन मेरा राजकुमार आएगा जिसकी मैंने अभी तक आस नहीं छोड़ी है और मुझे भगा करके ले जाएगा। जब ये बातें उसकी और लड़कियों ने सुनी तो फिर उसको सचेत कर दिया, उसको बता दिया कि फला लड़की ने यहां से भागने की कोशिश की थी, आज तक इन लोगों ने उसकी लाश का भी पता नहीं दिया और ऐसी यातनाएं दी उसको, ऐसी ऐसी पीड़ाएं दी उसको जिसको सुन करके ही रूह कांप जाती है। बहरहाल पिंकी को पूरी तरह डरा दिया था। अब पिंकी इस कोठे पर यानी नागपुर में रहते हुए उसको 4-6 महीने वहां भी बीत चुके थे। हर रोज 10 से 20 आदमियों के साथ वो संबंध बनाती और बस वो एक मशीन की तरह इस्तेमाल की जा रही थी। परवीन उसके उम्र ढलने से पहले पहले उससे अपनी कीमत दी हुई वसूल करना चाहती थी और उससे मुनाफा भी कमाना चाहती थी। उसके मौसा ने 9 लाख रुपए में उसको खरीदा था और फिर लगभग 8 महीने में 9 लाख रुपए के अलावा 50 लाख उससे कमा लिए थे और कमाने के बाद उसको परवीन के हाथों बेचा था। अब परवीन भी उसको उसकी चमड़ी से वो पैसा वसूल करने के बाद 20-15 लाख में कहीं भी और भेज सकती थी। आगे अब वो कोलकाता जाए या मुंबई जाए या कहीं और जाए, उसकी किस्मत का कुछ नहीं पता था। अक्सर वो सोचा करती थी कि मेरी भगवान ने ऐसी किस्मत क्यों बनाई है या मुझे इस दुनिया में पैदा ही क्यों किया है, इससे तो मुझे मौत आ जाए और मैं मर जाऊं।
लेकिन अब उसने अपने हालात से समझौता कर लिया था और अपनी किस्मत को यही मान लिया था कि अब यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। लेकिन फिर भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आता है विपिन नाम का। विपिन जब पिंकी के पास पहुंचता है तो उसकी हरकतें और मर्दों जैसी नहीं थी, यानी उसने कोई भी जल्दबाजी नहीं की और पिंकी के साथ आकर ढेर सारी बातें की। उसके बाद में जो उसने करना कराना था वो किया। आज जब पिंकी उस नौजवान विपिन से मिलती है तो वो सोचती है कि मेरे सपनों का राजकुमार यही है। जब उसने उससे ढेर सारी बातें की तो फिर जब वो जाने लगा तो पिंकी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे पास आज तक हजारों मर्द आए, लेकिन तुम्हारे जैसा सुलूक किसी ने नहीं किया। जिस तरह से, जिस अच्छे अंदाज में तुमने मुझसे बातचीत की, भले ही तुमने मुझसे संबंध बनाए, मुझे इसका दुख नहीं है, लेकिन जिस तरह तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ रहा, ऐसा आज तक हजारों लोगों में से किसी का भी नहीं रहा। और उसका हाथ पकड़कर वो कहती है कि दोबारा जरूर आना। जब विपिन वहां से जाता है तो वो बातें उसके मन में कौंधने लगती है। घर जाकर उसको सुकून नहीं मिलता और हर वक्त वो पिंकी के बारे में ही सोचने रहता है। उसके बाद में बहुत जल्दी फिर उसे पिंकी के मिलने का एहसास हुआ और वो फिर वापस उस कोठे पर आ जाता है। कोठे पर आकर फिर दोबारा वो पिंकी से मिलता है, क्योंकि विपिन जो था वो एक ट्रक ड्राइवर था, ट्रक चलाया करता था और वहां से नागपुर में उसका अक्सर आना जाना होता रहता था। अब तो उसके पास नागपुर आने का बहाना भी था, क्योंकि पिंकी से धीरे धीरे वो प्यार करने लगा था। आपने देखा होगा सन 1991 में एक संजय दत्त की फिल्म आई थी जिसका नाम था सड़क। उस फिल्म में संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर था और पूजा भट्ट एक बाजार में, इसी तरह के बाजार में थी, वेश्या बाजार में थी और अक्सर संजय दत्त उसके पास आया करता था। और उस कोठे की महारानी जो थी वो सदाशिव अमरापुरकर था। सेम यही कहानी इधर की भी थी। यहां नागपुर के इस कोठे की एक महारानियां नहीं थी बल्कि कई महारानी थी, जहां से निकलना बहुत ही नामुमकिन था। अब पिंकी और विपिन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और बातों ही बातों में पिंकी ने अपनी दर्द भरी सारी कहानी, सारी दास्तान विपिन को बता दी थी। अब विपिन और पिंकी एक दूसरे के साथ शादी करने के ख्वाब देखने लगे थे। विपिन ने पिंकी को भरोसा दिला दिया था कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें यहां से निकाल करके ले जाऊंगा। उसकी वजह एक और थी कि जो वहां के गुंडे थे, जो वहां के दलाल थे, जो वहां के केयर टेकर थे, उन लोगों से विपिन आंख से आंख मिलाया कर बात करता था। वो किसी से डरता नहीं था। इसलिए अब पिंकी को भी भरोसा हो गया था कि विपिन यहां से उसे जरूर निकाल लेगा। और इसी तरह से आए दिन अक्सर 15 दिन में या महीने में विपिन उसके पास आ जाता था। अब वो सिर्फ उससे मिलने आता था और वहां आने के बाद अब उससे संबंध नहीं बनाता था, बल्कि घंटों में जो उसने पैसा, उसकी कीमत दी हुई होती थी, वो घंटों उसके साथ बातें करके और चला जाता था। फिर उनके बीच में एक प्लानिंग हुई। पिंकी ने बताया कि हमारा यहां से रात को निकलना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है, क्योंकि रात में भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, ये धंधा रात को ज्यादा चलता है। इसलिए अगर हम निकले यहां से तो दिन में निकल सकते हैं और तुम दिन में आना लगभग 1 बजे के टाइम, क्योंकि 1 बजे के टाइम महारानी परवीन जो है वो नहाने धोने का समय होता है और यहाँ के जो दलाल गुंडे होते हैं, जो केयर टेकर होते हैं, वो भी आराम करते हैं और कुछ ज्यादा लड़कियां वो भी आराम करने लगती है। अक्सर कोर्टों पर दिन में सुमसाम होती है, ग्राहक भी कम ही आते हैं। यही विपिन ने किया। एक दिन वो दोपहर को पहुंचता है और वहां से पिंकी को उड़ा करके ले जाता है। जैसे ही परवीन को पता चलता है कि उसकी कोठे की मैना किसी विपिन नाम के तोते के साथ उड़ चुकी है तो वो आग बगूला हो जाती है। और उसके बाद उसने अपने जितने भी जानने पहचानने वाले थे, देह व्यापार के जितने भी अड्डे थे, जितने भी वहां के दलाल थे, सबको अलर्ट पर कर दिया था कि पिंकी जहां भी मिले उसको ढूंढ करके ले आओ। लेकिन विपिन उसको भगा करके ले जा चुका था। दोनों ने जाकर के शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर लिया था
और विपिन उसको फिर अपने मामा के यहां ले जाते हैं, जो कि एक पुलिस महकमे के बड़े अफसर थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद विपिन ने उस लड़की के बारे में यानी पिंकी के बारे में उनको सच्चाई नहीं बताई थी। सिर्फ यही बताया था कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं और प्यार में मैंने इसके साथ शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज कर लिया है। घर वाले इस लड़की को स्वीकार नहीं करते, यानी मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करते, इसलिए मैंने घर वालों को नहीं बताया। मामा, मैं आपके पास आया हूं और बड़ी उम्मीद से आया हूं, मुझे रहने का आसरा दे दो। जब उसकी ये कहानी सुनता है, उसको लड़की भी ठीक ठाक ही लगती है, तो वो उन दोनों को कबूल कर लेता है विपिन का मामा और अपने यहां रहने की इजाजत दे देता है। और फिर कुछ दिनों के बाद वो लड़की पिंकी ऐसे रही कि उसने उन लोगों का दिल जीत लिया, यानी विपिन के मामा मामी और उसके भाई का दिल जीत लिया। सारे लोग घर में उससे बहुत खुश हुए कि बहू बहुत ही संस्कारी है। पिंकी कभी भी अपने सर से पल्लू नहीं गिरने देती थी और घर का सारा काम खुद ही करती थी, अपने सास को वो करने नहीं दिया करती थी। सारे घर वाले बहुत ही खुश थे, सबका उसने बहुत कम समय में दिल जीत लिया था। लगभग घर में रहते हुए उसको 10-11 दिन बीत चुके थे। विपिन ने भी अपने लिए एक ट्रैवल एजेंसी में नौकरी ढूंढ ली थी, अब वो भी काम पर जाने लगा था। जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। दोनों ही ये सोच रहे थे कि अब वो लोग उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे और अब उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। लेकिन शायद किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था। 2 गाड़ियों से कुछ लोग आते हैं, लगभग 10 या 12 लोग थे और सीधे विपिन के मामा के घर में पहुंच जाते हैं और विपिन की मामी से और उसका भाई जो वहां पर था उसको मारने पीटने लगते हैं और कहते हैं कि पिंकी और विपिन कहां हैं। वो कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर मामला क्या है, ये लोग अचानक से क्यों आए और क्यों मारना पीटना शुरू कर दिया। पिंकी रसोई में थी। जैसे ही वो ये देखती है, पिछले दरवाजे से वो दूसरे घर में बाहर चली जाती है और वहां जाकर छुप जाती है। उसके बाद में वो लोग जब पिंकी का पता करते हैं, देखते हैं, पूरे घर में ढूंढते हैं, तो वो उन्हें नहीं मिलती है। लेकिन वो विपिन के मुमेरे भाई यानी उसका नाम जो गौरव था, उसको मारते पीटते हैं और उसको अगवा करके गाड़ी में बिठा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब वो गौरव को अपनी गाड़ी में बिठा रहे थे तो एक लड़के ने उसका नंबर नोट कर लिया था और फिर आनन फानन में गौरव की मां यानी विपिन की मामी ने अपने पति को फोन किया। वो फौरन ड्यूटी से अपनी छोड़ करके घर आ जाते हैं। फिर विपिन भी आ जाता है और विपिन फिर उनको सारी कहानी बताता है कि इस तरह से नागपुर के देह व्यापार से मैं पिंकी को लेकर के आया हूं, लेकिन मैं पिंकी के बगैर नहीं रह सकता। बाकी बातें बाद में करेंगे मामा, पहले गौरव को छुड़ाया जाए। अब पूरे थानों में यानी मामला जो था वो पुलिस महकमे का एक आला अधिकारी से जुड़ा था। उसके लड़के को दिन दहाड़े गुंडों ने अगवा कर लिया था, इसलिए सारा पुलिस महकमा अलर्ट पर आ चुका था। हर जगह वायरलेस कर दिए थे, क्योंकि गौरव के साथ मोबाइल भी था जिसका उन गुंडों ने ख्याल ही नहीं किया था। उस मोबाइल से गौरव की लोकेशन ट्रैक्स हो जाती है और फिर उसी लोकेशन पर पुलिस उनको धर दबोचती है। भागने का उनको मौका नहीं मिलता और सबको पकड़ करके जेल में ठूस देती है। उसके बाद में विपिन और पिंकी सारी कहानी विस्तार से बता देते हैं। जैसे ही पिंकी की ये कहानी पुलिस वाले और उसका मामा उसकी हकीकत को जानता है, उसकी सच्चाई को जब जानता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मुझे ये मतलब नहीं कि तू किस समाज की है, मुझे ये मतलब है कि तू एक इंसान है। मेरे भांजे ने तेरे साथ प्यार किया है, तुझे उस दलदल से निकाल करके लाया है और जिंदगी भर ये तेरा साथ देने के लिए तैयार है। मैं इस बात के लिए इसको शाबाशी देता हूं। उसके बाद बहुत सी जगहों पर छापे मारे गए, बहुत सी लड़कियों को आजाद किया गया। पूरी कहानी के अंत में सोचने और समझने की बात यह है कि विपिन ने एक ऐसी लड़की को अपनाया जिसको आज का हमारा समाज कभी भी स्वीकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वैश्या बाजार से आई हुई लड़कियों को कोई भी नहीं अपनाता। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, ये एक भगवान का चमत्कार ही होगा या उसके दिल में एक ऐसी मोहब्बत उसके लिए पैदा हो जाती है जो ऐसी लड़कियों को अपना लेते हैं और फिर उनके साथ घर बसाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब उन दोस्तों के नाम जिन्होंने कल से अब तक मुझे कमेंट किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें परसों जिन्होंने कमेंट किया था, देवेंद्र शर्मा, अनिल कुमार, शरफुद्दीन मियां अलीगढ़ से, अक्षय त्यागी, महेंद्र सिंह कुशवाहा झांसी से, जमीर खान कराला से, अमर सिंह कुशवाहा, शहजाद हुसैन अंसारी चांदपुर जिला बिजनौर से, नदीम बरौली राजस्थान से, मोहम्मद अनवारुद्दीन हथियागढ़ गोंडा से, अशोक कुशवाहा सलोगार सिलीगुड़ी से, रामजीत गोरखपुर से, और ये रंजीत शाह गुलवारा मधुबनी से, दिलजीत सिंह मोहम्मद तनवीर, राजेश सिंह बुद्धापुर लंबुआ यूपी से, धर्मपाल सिंह देवबंद से, तिलक चंद्र इलाहाबाद यूपी से, मोहम्मद जमीर खान प्रेमनगर लोनी जिला गाजियाबाद से, अरशद अहमद, आलम भाई, कमरुद्दीन अंसारी, रिजवान अली, राकेश कुमार मेरठ से, रमेश वर्मा, आफरीन हयात सवाई माधोपुर राजस्थान से, साबिर आलम मोतिहारी बिहार से, रामनिवास निषाद, सुबोध कुमार सिंह, ब्रजेश खान मुर्शिदाबाद से, सद्दाम खान, सुनील कुमार, सीमा कुमारी, रज्जाक अरामत अली लोन, शायद ये कश्मीर से हैं, सतीश कुमार कैथल हरियाणा से। दोस्तों, नाम बहुत सारे हैं, धीरे धीरे सबका नाम आएगा। पन्ना लाल, सुरेंद्र सिंह कुश, सुबोध कुमार बीएसएफ जवान सिलीगुड़ी से, श्री नारायण सिंह, उमाशंकर दीक्षित, महमूद भाई, वाजिद अली, संजय शर्मा शामली करनाल से, सुदेश जाखर, रमेश कुमार सहारनपुर से, अनीस खान, केशव चंद, वीरू विश्नोई, रिया पटेल राजकोट गुजरात से, चंद्रमोहन, अब्दुल मोमिद रियानपुर कटिहार बिहार से, गंगा सरन बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, धर्मवीर राजपूत फारुखाबाद से, माधव चेरियाल, मोहम्मद मुरसलीन, विक्की कालिया हिमाचल प्रदेश से, बदुराव घाट कोपर से, डॉक्टर मोहसिन खान, मोहम्मद इकबाल सहारनपुर से, परवीन भाई सूरत से, अब्दुल मन्नान बल्ला शेरपुर जिला बिजनौर से, परमजीत उर्फ पम्मा जालंधर पंजाब से, राजपति यादव फ्रॉम मुंबई से, पुष्पेंद्र कुशवाहा, गबरीला समूह संस्थापक गणपति सिंह भाटी जैसलमेर से, साहिल खान कुंदरकी मुरादाबाद से, नूरजहां हरिद्वार से, दाताराम ऋषिकेश से, सुरेंद्र कुशवाहा पदरौना कुशीनगर से, ये सऊदी अरब में रहकर के हमारी कहानी सुनते हैं, दिनेश कुमार मोतिहारी बिहार से, मनोज कुशवाहा कानपुर से, सुरेंद्र सिंह चंदेल, डी.ए. कुरैशी इटावा से, केदारनाथ सिंह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, साहिब सिंह पंजाब से, सरोज कुमार सूरत से, और आखिर में दोस्तों आते हैं मोहम्मद वसीम चौराहा चांदपुर, और सबसे आखिर में लक्ष्मी सिंह सैनी। तो ये उन दोस्तों के नाम है, क्योंकि कल कुछ दोस्त रह गए थे, वो इसलिए क्योंकि कल की मैंने कहानी नहीं डाली। मेरे घर में परिवार में एक शादी का प्रोग्राम था, जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी था। कल की मैं कहानी इसलिए नहीं डाल पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज मैं ये कहानी डाल रहा हूँ तो सब भाइयों के मैंने नाम लिखे, बहुत टाइम लगा लिखने में भी, और इसलिए सबके नाम मैंने पढ़ करके सुना दिए। इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए, मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहिए। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से आपको नई नई कहानियाँ ढूंढ करके लाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।